यह तो उन अनगिनत मानसिक व शारीरिक कष्टों की झलक दिखाती है जो यातना शिविर के बंदियों को लगातार सहन करने पड़ते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कहानी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेगी कि यातना शिविर में एक औसत बंदी का रोजमर्रा का जीवन कैसा था। इस पुस्तक में जिन घटनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, उनमें से अधिकतर घटनाएं बड़े और जाने माने बंदी शिविरों में नहीं घटी। यह तो उन छोटे शिविरों के बेरहम किस्से हैं जहाँ सही मायनों में कहर छाया हुआ था। ये महान नायकों व शहीदों को दिए गए कष्टों की और उनकी मृत्यु की कहानी नहीं है। न ही यह उन प्रमुख कापोस कापोस का मतलब ट्रस्टियों की तरह काम करने वाले बंदी का प्रमुख सिपाही। यह उन प्रमुख कापोस व उन जाने माने कैदियों के बारे में बताती है जिन्हें बहुत सारी छूट व सुविधाएं मिली हुई थी। ये ताकतवर लोगों के कष्टों की कहानी नहीं है, बल्कि उन अज्ञात लोगों के बलिदानों, कष्टों व मृत्यु की कहानी है जिनके आंकड़े कहीं दर्ज नहीं किए गए। ये उन साधारण बंदियों की कहानी है जिनके बाजुओं पर किसी खास पहचान वाले निशान नहीं थे, जिनसे कापोस सचमुच घृणा करते थे। जहाँ आम बंदियों को बहुत कम भोजन दिया जाता था, जबकि कापोस को कभी भोजन की कमी नहीं होती थी। दरअसल उनमें से अनेक तो ऐसे थे जो शिविर में इतनी सुविधाओं के बीच रह रहे थे जितनी उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिली थी। वे पहरेदारों की तुलना में बंदियों के साथ अक्सर कड़ा बर्ताव करते थे और एसएस अधिकारी मतलब नाजी पार्टी का एक विशिष्ट सैन्य दल जो हिटलर के अंगरक्षक और एक विशेष पुलिस बल के रूप में कार्य करता था और एसएस के लोगों की तुलना में उन्हें बुरी तरह पीटते भी थे। बेशक ऐसे लोगों को उन्हीं बंदियों के बीच में से चुना जाता था जिनका चरित्र ये सब करने के लिए उपयुक्त नजर आता था। वे काम शुरू करते ही एसएस के आदमियों और शिविर के वार्डनों की तरह ही जुल्म ढाने लगते थे। इसके बाद उन्हें सिर्फ बेरहम लोगों के मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही परखा जा सकता था। हाँ, यदि वे अधिकारियों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते थे तो उन्हें फौरन उनके पद से हटा दिया जाता था। बाहरी लोग यातना शिविर के भीतरी जीवन के बारे में आसानी से अर्थहीन कल्पनाएं कर सकते हैं। शिविर के बारे में उनकी सोच दया और भावनाओं के आधार पर बनेगी, लेकिन वे यह नहीं समझ सकते कि शिविर के अंदर सारे बंदी किस तरह हर रोज अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह रोज मिलने वाली रोटी और अपने जीवन के लिए लगातार चलने वाली एक जंग थी, जिसे वे अपने लिए या किसी अच्छे दोस्त के लिए लड़ते रहते थे। कैदियों का काफिला। अब हम एक ऐसे काफिले की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए औपचारिक रूप से ये ऐलान किया गया कि कैदियों को एक निश्चित संख्या में दूसरे शिविर में भेजा जाएगा। लेकिन यह घोषणा सुनकर कैदियों ने सहज ही अंदाजा लगा लिया कि इस काफिले की यात्रा किसी अन्य शिविर में नहीं बल्कि गैस चैम्बर में जाकर खत्म होगी। बीमार, कमजोर और काम करने में अयोग्य बंदियों को चुन चुन कर बड़े केंद्रीय शिविरों में भेज दिया जाता था। वहाँ पर गैस चेम्बर और शवदाह गृह, शमशान घाट बनाए गए थे ताकि उन्हें मौत की नींद सुलाई जा सके। इस काफिले में जाने वाले लोगों का चुनाव वास्तव में सभी बंदियों और उनके साथी दलों के बीच खुलेआम जंग का ऐलान था। हर कैदी अपनी ओर से गुप्त रूप से यही कोशिश करता था कि उसे किसी तरह बंदियों के नामों की सूची का पता लग जाए ताकि वह अपना और अपने दोस्त का नाम उस सूची में से निकालने का कोई तरीका आजमा सके। हालांकि सारे बंदी यह भी जानते थे कि यदि किसी एक व्यक्ति को बचाया जाएगा तो अधिकारी उसके स्थान पर कोई दूसरा शिकार चुन लेंगे। हर काफिले के साथ एक निश्चित संख्या में कैदियों का जाना जरूरी था। अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके साथ कौन लोग जा रहे थे। उनके लिए वे बंदी एक नंबर से ज़्यादा मायने
नहीं रखते थे। बंदी जो ही शिविर में दाखिल होते, उनके सारे दस्तावेज और पहचान पत्र वगैरह छीन लिए जाते। कम से कम ऑस्विट्ज शहर के कैंप में कोई तरीका अपनाया जाता था। बंदियों से छीनी गई चीज़ों में उनका बाकी सामान भी शामिल होता था। इस तरह प्रत्येक बंदी को अपने लिए एक काल्पनिक नाम, पहचान या पेशा चुनने का अवसर मिल जाता था। अनेक बंदियों को अलग अलग कारणों से यही ठीक भी लगता था। अधिकारियों को केवल उन नंबरों से मतलब होता था जो हर बंदी की पहचान करने के लिए उसे दिया जाता था। अक्सर वे नंबर बंदियों की चमड़ी पर गोद दिए जाते थे और उनके पैंट, कमीज या जैकेट पर भी सिले जाते थे। जब भी कोई पहरेदार किसी बंदी को गुनाहगार साबित करना चाहता, तो उसे उसका नाम जानने की जरूरत नहीं होती थी। केवल उसके कपड़ों पर दिख रहा नंबर ही काफ़ी होता था। उस पर एक नज़र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, मानो उस बंदी का नंबर ही उसका नाम बन गया। अब हम यात्रा के लिए निकलने को तैयार काफिले की बात पर लौटते हैं। उस समय हम में से किसी भी बंदी के पास नैतिकता से सोचने समझने की न तो इच्छा थी और न समय। हर आदमी केवल इस सोच में डूबा था कि उसे किसी भी तरह खुद को जीवित रखना है, ताकि वह एक दिन घर पर इंतजार कर रहे अपने परिवार वालों के पास लौट सके। इसके साथ ही उसे अपनी ओर से अपने किसी दोस्त की जान बचाने की कोशिश भी करनी थी। इस तरह हर कोई बिना किसी संकोच या झिझक के अपने या दोस्त के स्थान पर किसी दूसरी बंदी का नाम को काफिले में जाने के लिए आगे करने की फिराक में रहता था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कापोस यानी प्रमुख सिपाही को चुनने का तरीका बहुत नकारात्मक था। केवल बेरहम कैदियों को ही इस काम के लिए चुना जाता था। हालांकि इसमें कुछ सुखद अपवाद भी थे, लेकिन एसएस द्वारा कापोस के चुनाव के अलावा सभी बंदियों के बीच मानो अपने आप ही चुनने का सिलसिला जारी रहता। आमतौर पर केवल वही बंदी जीवित रह पाए थे जिन्होंने एक से दूसरे शिविर के बीच सालों की लंबी पैदल यात्राओं में स्वयं को जीवित रखने के लिए सारे नैतिक संकोच ताक पर रख दिए थे। वे अपने आप को बचाने के लिए अपनी ओर से हर उपाय करने के लिए तैयार थे, फिर भले ही इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की बेईमानी क्यों न करनी पड़े। उन्हें निर्दयता, चोरी और मित्रों के साथ धोखाधड़ी करने से भी कोई परहेज न था। हम जैसे लोग जो अब तक संयोगवश या शायद किसी करिश्मे कारण बचते आए थे, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे कुछ भी कहे, लेकिन यातना शिविरों में ऐसे कई लोग थे जो हमसे बेहतर इंसान थे, लेकिन वे कभी वहां से बचकर वापस नहीं लौट पाए। बंदियों का मनोविज्ञान। बंदी शिविरों के बारे में अब तक ढेरों विवरण सारे तथ्यों के साथ दर्ज हो चुके हैं। यहाँ तथ्य केवल इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि वे लोगों के अनुभव का एक हिस्सा होते हैं। यहाँ इन्हीं अनुभवों को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। यह पुस्तक मौजूदा ज्ञान के संदर्भ में शिविरों में बंदी रहे लोगों के अनुभवों को सामने रखने का प्रयत्न करेगी। जो लोग कभी उन शिविरों के भीतर नहीं गए हैं, यह पुस्तक शिविरों को समझने में उनकी मददगार हो सकती है। इससे भी अहम बात यह है कि पुस्तक उन बंदियों के अनुभवों को जानने में सहायक होगी जो बचकर लौट तो आए, लेकिन अब उन्हें अपना जीवन बहुत कठिन लगता है। ऐसे भूतपूर्व बंदी प्राय कहते हैं, हम अपने अनुभवों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। जो लोग उन शिविरों में रहे हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की व्याख्याओं की जरूरत नहीं है, और दूसरे लोग यह कभी नहीं समझ सकेंगे कि हमने उस समय क्या महसूस किया था और हम आज का क्या महसूस करते हैं। इस विषय को व्यवस्थित रूप से पेश करना आसान नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान वैज्ञानिक रूप से निष्पक्ष रवैया चाहता है, यानी विषय को वैज्ञानिक नजरिए व तटस्थ भाव से परखा जाना चाहिए। लेकिन लेखक को ये सभी अनुभव स्वयं एक बंदी के तौर पर ही हुए हैं, तो क्या उससे उम्मीद की जा सकती है कि वह अपनी बात निष्पक्षता से कह सकेगा?
क्या उसके निरीक्षण हर तरह के पक्षपात से मुक्त होंगे? बेशक ऐसी उदासीनता केवल भारी व्यक्ति ही अपना सकता है, लेकिन वह असली मूल्य वाले ब्यौरे कभी नहीं दे सकता। केवल शिविर के अंदर रहने वाला बंदी ही उस जीवन को अच्छी तरह जान सकता है, फिर भले ही वह निष्पक्षता से अपने अनुभव को परख न सके और उसकी जांच पड़ताल बहुत सटीक न हो। हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि पक्षपात हो सकता है, लेकिन अपनी ओर से यही कोशिश होनी चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से पक्षपात न हो। इस तरह की पुस्तक को लिखने की सबसे बड़ी कठिनाई भी यही है। कई बार लिखते समय आपके लिए अपने सबसे निजी अनुभवों को बांटना भी जरूरी हो जाता है। मैंने तय किया था कि इस पुस्तक पर अपना नाम नहीं दूंगा, केवल अपना कैदी नंबर ही लिखूंगा। लेकिन जब इसकी पांडुलिपि पूरी हुई तो मैंने पाया कि लेखक का नाम न लिखा होने से पुस्तक अपना आधा मोल ही खो देगी। इसके अलावा मुझे यह भी लगा कि मेरे भीतर अपनी बात को सबके बीच खुलेआम कहने का साहस भी होना चाहिए। इसलिए मैंने किसी भी सामग्री को हटाए बिना पुस्तक को अपने नाम के साथ छपने दिया। हालांकि मुझे हमेशा से ही किसी भी तरह की दिखावे की सख्त नफरत रही है। मैं ये जिम्मेदारी पाठकों को ही सौंप देता हूँ कि वे इस पुस्तक की सामग्री को अपने हिसाब से छांट लें। हो सकता है कि ये कैदियों के जीवन के मनोविज्ञान को समझने में सहयोगी हो सके, जिसकी पहले विश्व युद्ध के बाद जांच पड़ताल की गई थी। जिसके कारण ही हम बार्बर्ड बायर सिकनेस सिंड्रोम, कैदियों का एक मनोविज्ञान रोग से परिचित हुए। हम दूसरे विश्व युद्ध के आभारी हैं कि उसने हमें साइकोपैथोलॉजी ऑफ मासिस की जानकारी देकर समृद्ध किया। यहाँ मैंने ली बोन की एक पुस्तक के शीर्षक तथा जाने माने मुहावरे को जरा नए रूप में पेश किया है। युद्ध ने ही हमें बार ऑफ नर्वस दी और इसी ने हमें बंदी शिविर दी है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि युद्ध के नतीजों व उसके प्रभाव के बारे में हमारे यहाँ बहुत से अध्ययन हुए हैं। दोस्तों दोस्तों ये इस कहानी का पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत कुछ आपको इस चैप्टर के बारे में समझ में आ गया होगा कि बंदी शिविर में, यातना शिविर में बंदी किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे थे और किस प्रकार से भयभीत थे और किस प्रकार से उन्हें दूसरे के शिविर में जाने के लिए ऐलान किया गया था और वो जानते थे कि ये आस्विच कैंप का वो शवदाह या गैस चैम्बर हो सकते हैं जहाँ पर हमें जिंदा जलाया जा सकता था। इसके बारे में और कुछ मनोविज्ञान के बारे में इस चैप्टर में बताया गया। अगले वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और कुछ नई बात सीखने को मिलेगी। इसमें कुछ भी अगर आपको ऐसा नया लगता है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला चैप्टर ख़त्म होता है। सेकंड चैप्टर के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें आप लोग बेसब्री से इंतजार करें और उसको सुनिए आप, बहुत मज़ा आएगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।